रात के लगभग 10 बज रहे थे। कुश और आर्या अपने गांव जा रहे थे। आर्या गर्भवती थी। रास्ते में उनकी गाड़ी गड़बड़ हो गई। इस वजह से उन्हें जाने में रात हो गई थी। गांव का रास्ता घने और बीहड़ जंगलों से होकर गुजरता था। उस दिन अमावस्या थी, इसलिए रात भी भयंकर काली और डरा देने वाली थी। कुश ने गाड़ी तेज चला रखी थी, जिससे वो समय से गांव पहुंच जाए, लेकिन जंगल में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। कुश ने आर्या को गाड़ी में ही बैठे रहने के लिए कहा और खुद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी चेक करते टाइम उसने फ्यूल टैंक चेक किया तो वो ख़त्म हो चुका था, जबकि उन्होंने चलते टाइम फ्यूल पूरा भरवाया था। तभी आर्या भी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई और बोली, क्या हुआ जी, ये गाड़ी अचानक क्यों रुक गई? अरे वो गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया है। फ्यूल ख़त्म हो गया? लेकिन हमने तो आधे टाइम फ्यूल भरवाया था। कुछ कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ लेकिन ख़त्म हो गया है। अब हमें किसी तरह यहीं रात गुजारनी होगी। आर्या थोड़ा डरते हुए बोलती है, आप देख रहे हैं ना ये बीहड़ जंगल है पूरा। कुछ गाड़ी में लॉक लगाते हुए कहता है, हाँ आर्या, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रुको मैं देखता हूँ, शायद आसपास कोई स्थान हो। कुछ अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है तो उसे एक घर टाइप का कुछ दिखाई देता है। वो आर्या से कहता है, चलो वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ पर कुछ है। आर्या उस तरफ देखने के बाद कुछ से कहती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब उस उजड़े जंगल में घर होना ये अजीब है काफ़ी। कुछ थोड़ा लापरवाह होते हुए कहता है, अरे यार हमें क्या लेना देना, हमें तो रात गुजारनी है बस। आर्या ना चाहते हुए भी उसके साथ उस तरफ चल पड़ती है। थोड़ा दूर चलने के बाद वो घर के पास पहुंच जाते हैं। बड़े हैरानी की बात थी कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और वहाँ लाइट भी जल रही थी, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। कुश और आर्या जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और सारी लाइट बुझ जाती है। कुश और आर्या दोनों ही डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी घर के किसी कोने से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और एक लड़की, जिसका पूरा शरीर जल चुका था और उसके पूर्व शरीर पर मांस के लोथड़े लपक गए थे, वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है, आओ आओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। आखिर तुम आ ही गए ना। तुमने जो मेरे साथ किया था वही अब इसके साथ करोगे, है ना? उसको देखकर कुश की हालत ख़राब हो चुकी थी। उसे याद आ गया था कि कोई और नहीं, ये उसकी पहली पत्नी निशा थी, जिसकी बेटी पैदा होने पर कुश और उसके परिवार ने उसे जिंदा जला दिया था। कुश अगलाते हुए बोलता है, निशा तुम? निशा हंसते हुए कहती है, चलो तुम्हें मैं याद तो हूँ, उस दिन तुमने मुझे और मेरी बेटी को जलाकर मार डाला था ना। आज मेरी बारी है। आर्या कोने में खड़े अभी भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन निशा ने एक बार फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुश अपनी जान की भीख मांगते हुए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब कोई फ़ायदा नहीं। पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं। कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और निशा वहीं खड़े जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर बाद जब कुछ हिम्मत हार गया तो वो वहीं बैठ गया। निशा ने एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। निशा ने कुछ को मार डाला था। आर्या जैसे किसी पुतले की तरह वहीं खड़ी थी। तभी निशा उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्या झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। निशा उसके करीब आ गई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारी होने वाली संतान बेटी है। ये गांव में ले जाकर तुम्हें भी मार देता, जैसे इसने मुझे मारा था। ये लोग यही करते हैं, इसलिए इसके कर्मों की सजा तो इसको मिलनी थी। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चली जाना
और दोबारा फिर यहाँ पर कभी वापस मत आना। अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करना। बेटियां भगवान का अनमोल उपहार होती हैं। आर्या बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। वो रात भर वहीं रुकी रही और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने निशा रखा। जंगल में आज भी वो भूतिया घर है और हर बेटी को बहुत समझने वाले को निशा मार देती है। आर्या अक्सर लोगों से सुना करती है कि वहाँ पर इतने लोग मारे गए और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, और वो समझ जाती है